हेलो बच्चों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। ये जो आज की क्लास है ना, ठीक है, आज हम करने क्या वाले हैं मैं आपको ये बताता हूँ। आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा कवर करेंगे, जो कि हमारी क्लास 9 का चैप्टर है, साइंस का। ठीक है, पूरा का पूरा कवर करेंगे उसको एक ही वीडियो में। ये वीडियो लगभग भाई आज आपकी लगभग कोई 30 से 40 मिनट के अराउंड होने वाली है। वीडियो लेंथी होगी मगर वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तुम लोगों को पढ़ते। तो आज मैं एक नया तरीका लेके आया हूँ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने का। जानना चाहते हो क्या? तो वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, और अगर आपको और साथ में बेटा इस चैप्टर को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी बेटा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं, चलिए। और इस चैप्टर को इस वीडियो से कवर करने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड, या फिर जिसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कभी भी ये चैप्टर, आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। करें शुरू? फिर करें, चलिए कर देते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं अब यहीं पे इस फिगर के माध्यम से भाई हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं कि भाई ये सेल, मतलब कि जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं भाई, सेल या फिर कोशिका क्या होती है भाई। तो भाई एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भाई, रॉबर्ट हुक ने भाई ये देखा कि भाई उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक ओनियन कोर्क लिया बेटा, ओनियन की छोटी सी पतली सी झिल्ली। उन्होंने खुद को एक माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप बना के भाई उन्होंने देखा कि उसमें ना बहुत सारे ना शेल्स बने हुए, एक खाना सा बना हुआ है भाई, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे शेल बने हुए थे भाई। शेल मतलब छोटे कमरे, उन्होंने इनका नाम रख दिया भाई शेल, मतलब कोशिका। तो भाई सबसे पहले अगर बात की जाए तो कोशिका की खोज वो किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। ये करी थी 1665 में, 1665 में भाई, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी। अब आगे डिस्कस करते हैं भाई कोशिका के पार्ट्स के बारे में, कि कोशिका जो है वो काम कैसे करते हैं, सेल जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट का कौन सा काम होता है, भाई उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम सेल के बारे में देखें भाई तो सबसे बाहर से शुरू करते हैं भाई। सबसे बाहर अगर तुम देखोगे तो ये भाई इसकी आउटर कवरिंग होती है, ये वाली लेयर, जिसके अंदर जो है पूरी की पूरी सेल समाई हुई है। ठीक है, इस जो बाहर वाली लेयर होती है, बाहर वाली लेयर ये जो लेयर है, इस लेयर को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? या फिर प्लाज्मा झिल्ली। हिंदी वालों के लिए भी भैया है ये प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं भाई, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भाई बहुत बढ़िया काम क्या होता है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद। ठीक है, अब इन छेदों से वो क्या करते हैं भाई, जिनको पोर्स बोला जाता है, इन छोटे छोटे छिद्रों से, इन छोटे छोटे पोर्स से, ठीक है, ये जो है ना कुछ मटेरियल को सेल के अंदर जाने देते हैं, कुछ मटेरियल को सेल से बाहर जाने देते हैं, मगर कुछ को रोक भी देते हैं भाई। सुनो फिर से ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से बाहर का कवर होता है भाई इसका। ठीक है, एक तरह से गेट समझ सकते हो आप, जैसे गेट में से भाई चीज़ें अंदर आ सकते हैं, चीज़ें से बाहर जा सकते हैं भाई। ठीक है, अब गेट में से क्या सारी की सारी चीज़ें अंदर आ सकते हैं, सारी की सारी बाहर जा सकते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, जिनको पोर्स बोला जाता है। इन पोर्स के थ्रू कुछ मटेरियल सेल के अंदर आ सकता है, कुछ मटेरियल सेल से बाहर जा सकता है, मगर ये कुछ मटेरियल को, सभी मटेरियल को ना ही अंदर जाने देते हैं, ना ही सभी मटेरियल को बाहर जाने देते हैं भाई। तो ये सिलेक्ट करके भेजती है चीज़ों को, या सिलेक्ट करके अंदर आने देती है भाई। इसीलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, क्या बोलते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर जाने देती है, सिलेक्ट करके चीज़ों को बाहर जाने देती है, मगर सभी को नहीं जाने देते, कुछ को रोक भी देती है। समझ आ गया भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम। अब सेल
अब सेल भाई लिविंग है या डेड है? लिविंग है भाई ऑब्वियसली। अगर लिविंग है तो भाई क्या उसको खाने पाने की जरूरत नहीं है? ठीक है, क्या उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ना? तो भाई अब जो सेल है वो खाना कैसे खाती है भाई? सेल के अंदर जो है वो पानी कैसे जाता है, इसके बारे में बात करेंगे भाई। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, इनके थ्रू जो सेल के अंदर पानी जो है अंदर भी जा सकता है, सेल से बाहर भी जा सकता है भाई। ठीक है, जब सेल के अंदर पानी जाता है, सेल के बाहर पानी जाता है, वो डिपेंड किस पे करता है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है, अगर वाटर जा रहा है बेटा, क्या जा रहा है? वाटर जा रहा है तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, प्रसारण। अगर वाटर सेल के अंदर या सेल के बाहर जा रहा है बेटा, इधर उधर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेट कर लो क्लास की तरफ, क्योंकि आधे घंटे में बेटा ये चैप्टर तुम्हें याद हो जाएगा अगर तुमने ध्यान से सुन भी लिया तो भी समझोगे। अगर पानी सेल के अंदर या सेल के बाहर जा रहा है, ठीक है, तो भाई वो जाता है ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, प्रसारण विधि द्वारा भाई। अब ये 3 तरह के सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। कितने तरह के सॉल्यूशन बनाता है? 3। ऑस्मोसिस भाई 3 तरह का होता है। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा होता है बेटा हाइपरटोनिक। क्या होता है? हाइपरटोनिक। ठीक है भाई। अब ये तीनों चीज बड़े बड़े नाम तो आ गए भाई, इनका काम क्या है? हाइपोटोनिक का मतलब ये है, अगर सेल के बाहर, जैसे भाई सेल को अंदर मैंने पानी में डाल दिया भाई, सेल के अगर मैंने, जैसे किशमिश समझो भाई, एक तरह से सेल को कैसे समझोगे? किशमिश, पता है ना किशमिश क्या होती है? ठीक है, किशमिश को भाई हमने पानी में डाला तो क्या होगा भाई? कुछ देर बाद पानी जो है किशमिश के अंदर चला जाएगा और कोई किशमिश जो है फूल जाएगी, है ना। इसी तरह सेल के आसपास जब पानी होगा, सेल के बाहर की तरफ जब पानी ज्यादा होगा तो पानी जो है बेटा सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल के बाहर पानी ज्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, तो कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। क्लियर है इतनी चीज भाई? ठीक है। इसके बाद फिर भाई क्या होता है भाई, तुमने भाई किशमिश को पानी में डाले रखा, 2 दिन हो गए, क्या उसके बाद वो और फूलेगी? नहीं, एक लिमिट तक फूलेगी भाई, है ना। जब किशमिश के ना ही अंदर पानी अंदर जा रहा है, ना ही पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर है। मतलब जितनी कंसंट्रेशन पानी के अंदर है उतनी कंसंट्रेशन पानी के बाहर है, जिसकी वजह से पानी ना ही अंदर जाएगा ना ही बाहर जाएगा। इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं समप्रसारी दाबी विलयन। फिर उसके बाद भाई, अब जो फूली हुई किशमिश है भाई उसको बाहर रख दो, अगले दिन देखो कुछ घंटों बाद या फिर अगले दिन क्या होगा? सिकुड़ जाएगी भाई। क्यों? पानी बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि अब कोशिका के अंदर, सेल के अंदर पानी ज्यादा है और बाहर की तरफ पानी क्या है? कम है, तो पानी कहाँ जाएगा? अंदर से बाहर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो ये सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक, अति प्रसारी दाबी विलयन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि हाइपर मतलब कि अंदर की तरफ पानी ज्यादा है, बाहर की तरफ पानी कम है। तो भाई इसके थ्रू पानी जो है कोशिका के अंदर भी जा सकता है, कोशिका के बाहर भी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस, प्रसारण। ठीक है भाई। और ये ओस्मोसिस कब होता है? जब सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो। क्या हो? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या सिलेक्टिव परमिएबल है? तो होगा भाई। क्लियर है? जब अंदर पानी है तो पानी कहाँ जाएगा? अगर अंदर पानी ज्यादा है सेल के अंदर तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर। उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक, अति प्रसारी दाबी विलयन। भाई जब बाहर पानी ज्यादा है तो कोशिका में पानी कम है तो कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर की तरफ। क्या बोलेंगे उसको? हाइपोटोनिक, अल्प प्रसारी दाबी विलयन। जब दोनों तरफ बराबर है तो आइसोटोनिक। क्लियर है भाई? अब पानी तो भाई अंदर गया बाहर गया, चलो भाई, और ऑक्सीजन भी तो चाहिए। अब ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाएगी बाहर जाएगी? अंदर जाएगी भाई, क्योंकि लिविंग है, इसको एनर्जी चाहिए। तो किससे मिलता है एनर्जी? ऑक्सीजन से भाई। अब
अभी इन्हीं पोर्स के थ्रू बेटा जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ जाएगी भाई। कोशिका के अंदर कब जाएगी भाई ऑक्सीजन? जब बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो क्या जाएगी? बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है भाई। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बाहर जाएगी अंदर जाएगी भाई? बाहर जाएगी भाई। तो ये कब जाएगी बाहर भाई? जब अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है कम है? ज्यादा है। जब अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कहां जाएगी वो? बाहर की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? बाहर निकालना है। समझ आया भाई? तो जब वाटर जाए तो उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस, प्रसारण भाई। जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जाए उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन भाई, विसरण। समझ पा रहे हो भाई? तो भाई अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका के अंदर कोशिका के बाहर कैसे जाते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा भाई, विस्तरण प्रक्रिया द्वारा। और पानी प्रसारण विधि द्वारा भाई, ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा। क्लियर है इतनी चीज? तो भाई आप लोगों को ये पता लगा कि भाई बाहर की तरफ एक लेयर होती है, ठीक है, जो कि कोशिका के अंदर भी पानी जाने देते हैं, कोशिका के बाहर भी जाने देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी भाई। अब आगे बात करेंगे भाई, ठीक है। अब सेल, ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं बेटा, अब प्लांट सेल जो है ना वो दो तरह की है, एक तो एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। कौन सी? एनिमल सेल और प्लांट सेल। जो अभी आप सेल देख रहे हो वो एनिमल सेल है, ठीक है, एक एनिमल सेल है भाई, एक जंतु कोशिका है। अब प्लांट सेल क्या होते हैं भाई? प्लांट सेल में क्या खास बात होती है, ठीक है, कि भाई सेल के बाहर ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर और होती है, ठीक है भाई, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति भाई। ठीक है। अगर मैं प्लांट के बारे में बात करूं, प्लांट सेल में, तो इसको बाहर वाली लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अगर बात करें भाई, जितने भी प्लांट्स होते हैं भाई, पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट भाई, सभी में कौन से सेल होंगे? प्लांट वाले, एनिमल वाले? प्लांट वाले भाई। ठीक है। तो प्लांट सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं? हार्ड होते हैं भाई। किस वजह से? सेल वॉल की वजह से भाई। ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है। सेल वॉल क्या होगी? हार्ड। ठीक है भाई। तो इसलिए प्लांट जो है वो भी क्या होते हैं? हार्ड। क्लियर है? एनिमल हार्ड होते हैं भाई, हमारी तो सॉफ्ट स्किन है भाई, लचीली है ना, तो ये क्या है? इसमें सेल वॉल नहीं है। ठीक है। तो प्लांट में सेल वॉल होती है, इसलिए वो हार्ड होते हैं भाई। तो प्लांट में जो सेल वॉल है वो क्या करती है भाई? एक तो प्लांट का जो शेप होती है ना उसको फिक्स रखते हैं, निश्चित। जैसे भाई मैं अपनी मर्जी से स्किन को खींच सकता हूँ भाई, खींच सकता हूँ। क्या प्लांट की ऐसे स्किन खींच सकते हैं हम? नहीं खींच सकते ना। क्यों? क्योंकि उसका आकार जो है, उसकी शेप जो है वो डेफिनेट है, निश्चित है। हमारी निश्चित है? नहीं भाई। हमारी जो आकार वो निश्चित किस वजह से है? हड्डियों की वजह से, बोन्स की वजह से भी। ठीक है। अगर हमारी बोन्स ना हो, हड्डियां ना हो, तो भाई हम पानी की तरह से फैल जाएंगे नीचे, या रह पाएंगे खड़े? नहीं भाई। ठीक है। क्योंकि हमारी जो ये है लचीली है, हड्डियों को ऐसे कर सकते हैं हम? नहीं। प्लांट को भी नहीं कर सकते। एनिमल, ये जो सेल है बेटा तुम्हें फ्लेक्सिबल लग रहा है, हार्ड लग रही है? फ्लेक्सिबल है, देखो ये मुड़ी तुड़ी है हर जगह से। मगर प्लांट सेल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं अभी। ठीक है। शेप, उसकी डेफिनाइट शेप होती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है उसका मेन काम होता है एक तो बेटा उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखना, हार्ड होती है वो। ठीक है। जिससे उसको निश्चित आकार मिलेगा प्लांट को। ठीक है। और साथ में मजबूती भी मिलती है, अभी स्ट्रेंथ भी मिलती है। अब सेल वॉल भाई बनी किसकी होती है ये भी बात करेंगे। सेल वॉल जो है बेटा, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की भाई। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की। और भाई ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। क्या प्लांट सेल के अंदर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है? क्या प्लांट सेल के अंदर
पादप कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, होती है भाई। भाई प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, मगर एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होती है मगर सेल वॉल नहीं होती भाई। क्लियर है इतनी चीज सबको? बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़े। अब इसके बाद भाई हम बात करते हैं सेल के भाई पार्ट्स के बारे में, ठीक है। अब जैसे भाई अब सेल के अंदर हम देखें तो ये तुम्हें लिक्विड सा दिखाई दे रहा होगा, है ना। जो ये लिक्विड है, ये जो लिक्विड है इसको बोला जाता है भाई साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो भाई सेल के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, जैसे हम है, हमारे अंदर एक लिक्विड भरा है। कौन सा लिक्विड है? अरे जैसे ब्लड, नहीं ब्लड भी नहीं है भाई, ब्लड भी कुछ आर्टरीज और वेन्स में ही होता है, सभी में नहीं होता, ठीक है। जैसे भाई तुमने, हाँ, तो भाई एक कोशिका के अंदर एक छोटा सा थोड़ा सा क्या, कोशिका के अंदर लिक्विड होता है, जिस लिक्विड के अंदर सारी चीजें ये फिल है, भरी हुई हैं भाई, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब इसका मेन काम क्या करता है भाई? पहली बात तो भाई इस लिक्विड की वजह से, साइटोप्लाज्म की वजह से जितने भी सेल ऑर्गेनल है ना, सेल के पार्ट्स हैं, वो सेल के अंदर रह पाते हैं भाई। अगर मान ले वो क्या ये लिक्विड नहीं होता तो क्या होता है भाई? सेल जो है सूख जाती, ठीक है भाई। और सेल के जो पार्ट है वो भाई वो भी मूव कर पाते फिर। जैसे भाई लिक्विड एक तरह से ऐसे है भाई, एक मैं एक्वेरियम ले लूँ, उसमें बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं भाई, तो जो पानी है, अगर मैं एक एक्वेरियम समझ रहे हो ना, जिसमें मछलियां वगैरह तैरती वगैरह रहती हैं, छोटा जो घर में बना होता है, अगर मैं एक्वेरियम को भाई क्या ले लूँ, अगर एक्वेरियम को सेल ले लेता हूँ, तो सेल जो साइटोप्लाज्म है वो कौन है? वाटर है। और जितने भी सेल ऑर्गेनल है, सेल के पार्ट है, वो कौन है? मछलियां हो गई या छोटे मोटे प्लांट हो गए, होते हैं ना उसमें छोटे मोटे कीड़े वगैरह भी, समझ लो इसको, समझ रहे हो। तो उस लिक्विड की वजह से सारे उसमें अंदर जीवित रहते हैं, एक दूसरे इधर से उधर घूम सकते हैं, वैसे भी साइटोप्लाज्म भी होता है। क्लियर है इतनी चीज? अब साइटोप्लाज्म का मेन काम तो ये रहता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर धसे रहते हैं भाई। और दूसरी बात भाई, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस को सेल, वो जो साइटोप्लाज्म है ना, ठीक है, वो करवाने देता है भाई। अब इसके बाद बात करते हैं भाई, इसके बाद सेल का एक मेन पार्ट और हो गया भाई, जो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है तुम्हें, कौन सा है भाई? ये भाई न्यूक्लियस, केंद्रक भाई। अब बात करते हैं भाई, जो न्यूक्लियस है ना, केंद्रक भाई बहुत गजब की चीज है भाई, ठीक है। अब केंद्रक एक तरह से ऐसे है भाई, न्यूक्लियस जैसे हमारा ब्रेन, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है भाई पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। तो इसी तरीके से भाई सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, वो पूरी की पूरी सेल, पूरी की पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है। तो भाई आगे बात करते हैं भाई। अब जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के जो बाहर एक लेयर होती है भाई, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे भी सेल के ऊपर लेयर एक, क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह न्यूक्लियस के ऊपर जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है भाई? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं भाई इसको हिंदी में। इसके बाद सेल के, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई? न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। क्या होता है? क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र। और क्रोमोसोम के अंदर फिर होता है डीएनए भाई। क्या होता है? डीएनए। तो भाई हाँ, शोर मचाना शुरू, बस हो गया कंसंट्रेशन। हाँ, तो अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म भाई,
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड भाई। अब आगे बात करते हैं भाई, डीएनए की फुल फॉर्म भाई याद रखना, पेपर में आती है। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो भाई इसके बाद में ले लूंगा। अभी नहीं कर पाते। किसकी है ये? सक्षम। कोई नहीं रखना। तो भाई आगे बात करते हैं भाई, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए। अब डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स। ठीक है, जीन्स। जीन्स जो होते हैं बेटा, उनके अंदर होता है हेरिडिटी मटेरियल। अभी हेरिडिटी मटेरियल क्या है भाई? जैसे भाई अनुवांशिक गुण। अब ये क्या होता है भाई समूह? अब भाई जैसे भाई हमें पता है भाई, जैसे भाई माँ क्या बोलते हैं भाई, अब हेरिडिटी मटेरियल क्या है भाई? जैसे भाई तुम्हारे दादा और दादी से भाई जो बच्चे पैदा हुए, तुम्हारे मम्मी नहीं दादा दादी से भाई तुम्हारे पापा, चाचा, ताऊ, बुआ, ये है ना। अब उनमें जो भी है भाई, उनके गुण जो है, बच्चों के गुण किससे आए हैं? उनके माँ बाप से आए हैं भाई, दादा दादी से आए हैं, है ना। जैसे भाई तुम्हारे जो गुण है वो किससे मैच करेंगे? तुम्हारे पापा मम्मी से भाई, है ना। अब ऐसा क्यों भाई? अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो है ना, बताता हूँ, ये जो है ना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। जैसे भाई तुम्हारे दादा से तुम्हारे पापा में आई भाई, तुम्हारे पापा में तुमसे आई भाई, ओ सॉरी तुम में जो है तुम्हारे पापा से आई। ठीक है, उल्टा चला दिया हमने तो, कोई बात। तो इसको बोला जाता है बेटा जी हेरिडिटी मटेरियल। क्या बोला जाता है? हेरिडिटी मटेरियल। ये किसके अंदर होता है? जीन्स के अंदर। तो भाई मेन काम डीएनए का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है भाई? पहली बात तो है पूरी की पूरी सेल को भाई कोऑर्डिनेट करता है, दिशा निर्देश देता है सब काम करवाने के लिए भाई। दूसरी बात, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है, जीन्स होता है भाई, जिसकी वजह से इसके अंदर होता है इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब अगली पीढ़ी जो आएगी, ठीक है, उसके गुण जो है उसके पेरेंट्स जैसे होंगे। वो कौन किस में होता है? डीएनए के अंदर, जीन्स के। समझ पाए भाई? अब डीएनए का मेन काम ये भाई, ठीक है। ओ सॉरी न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो भाई न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे बात करते हैं भाई। अब इसके अंदर भाई तुम ये देख पा रहे होगे भाई, ये जो है बेटा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझो भाई, ये बीन जैसा जो तुम्हें शेप दिख रहा है भाई, इसके अंदर ये ऐसे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? कोशिका का बिजली घर। क्या बोलते हैं? कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये जो है बेटा, ये बनाता है एनर्जी। क्या बनाता है? एनर्जी, ऊर्जा बनाता है भाई। और वो किस फॉर्म की होते हैं बेटा? एटीपी। क्या होती है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आंसर दो मगर शोर कम मच मजा। तो भाई हमने पढ़ा कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है। और ऊर्जा किस फॉर्म की होता है? एटीपी। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान से सुनोगे, बोलोगे नहीं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब बोलो, एक बार और बोलो। बहुत एनर्जी आ गई तुम लोगों के अंदर तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लेते ही। चलो, अब क्या एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं भाई? बिल्कुल भाई, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई। अब आगे बात करते हैं भाई, करें अब आगे। एक चीज और, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए भी होता है। क्या होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का डीएनए होता है। अगर भाई किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो क्या होगा भाई? तो भाई सेल मर जाएगा। बिल्कुल भाई सही। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है तो जीन्स भी होगा। बिल्कुल है, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, प्रोटीन भी बना सकता है अपना। अब समझो भाई, अगर क्वेश्चन ये आए कि भाई क्या हुआ, अब माइटोकॉन्ड्रिया को भाई पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया भाई। अगर एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो भाई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई? अगर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है वो नहीं हो पाएंगे, ऑब्वियसली बात है भाई। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है? एनर्जी बनाना। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी नहीं बनेगी। अगर एनर्जी नहीं बनी तो भाई क्या कोशिका सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी भाई। तो कुछ समय बाद जो सेल है वो भी मर जाएगी भाई। क्लियर है चीज? अब अगला भाई, उसके बाद बात करते हैं भाई, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। ये है बेटा लाइसोसोम्स। अब ये जो लाइसोसोम होते हैं, क्या हुआ? कौन सा है? अरे यार ये हरकत, चलो बच्चे हो तुम, क्या करें भाई ऐसे। अरे भाई मत करे, सुन मतलब अगला भाई गौर से समझ रहा है चीजों को, तू उसे सुन घोषित कर दिया तूने उसको। ये नहीं कह रहा वो कंसंट्रेट होके पढ़ रहा है, नहीं, सुन हो गया वो। तो भाई जो बच्चा सुन हो रहा है भाई, पढ़ रहा है बढ़िया तरीके से, पढ़ने दो उसे, डिस्टर्ब मत करो। अब आगे बात करते हैं भाई। ये इतने बढ़िया फ्लो की ऐसी तैसी करवा देते हैं। अब अगला भाई, तो आगे ध्यान देते हैं भाई। तो भाई लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब ये क्यों भाई? इसका मेन काम क्या होता है भाई? लाइसोसोम के अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब पाचक एंजाइम। समझो भाई। अब ये लाइसोसोम का काम क्या होता है भाई? एक तरह से भाई जैसे हमारा घर होता है, ठीक है। अब घर में भाई हम एक डस्टबिन भी रखते हैं भाई, जितना भी फालतू का जो कूड़ा वगैरह है वो उसको भाई उसमें डाल देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह भाई जो सेल होती है भाई, सेल के अंदर कूड़ा मतलब क्या है? वेस्ट मटेरियल। जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं भाई, उनको साफ करने का काम लाइसोसोम करता है भाई, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब अगर मान लो सेल के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस बना, टॉक्सिक मतलब कि जहरीला, तो उसको अगर वो बना तो भाई वो पूरी सेल को खराब कर सकता है। तो उसको सेल खराब करने से पहले लाइसोसोम जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, खराब कर देंगे भाई। क्लियर है? या फिर भाई मान लो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह भाई, या फिर कोई भी जीवाणु, कोई भी ऐसी चीज भाई सेल के अंदर आती है भाई, उसको बोला जाता है फॉरेन एलिमेंट सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन मतलब क्या होता है? जो बाहर के सब्सटेंस होता है, मान लो वो सेल के अंदर आते हैं और वो सेल के लिए अच्छे नहीं है, तो उनको भी डिस्ट्रॉय कौन करेगा? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक तरह से क्या काम करता है भाई? सेल के जो भी हार्मफुल चीजें होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं भाई। और साथ में भाई अगर क्या मान लो भाई, अब ये कर क्यों लेता है? क्योंकि इसके अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचक एंजाइम भाई, जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर मान लो भाई इन समहाउ अगर किसी कारण भाई जो सेल है, ठीक है, उसका कोई पार्ट डैमेज हो गया भाई, ठीक है, तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी।
ठीक है। तो इसलिए बेटा जो अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है और वो रिपेयरेबल नहीं है, अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता तो लाइसोसोम जो है बेटा वो फट जाते हैं। फट जाएंगे तो इनका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरी कोशिका में फैल जाएगा, तो पूरी कोशिका को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो कोशिका को मार देते हैं भाई। इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। समझ आया? अब इसके बाद आ जाता है भाई तुम्हारा, भाई बात करें ये भाई ये इसको बोलते हैं ईआर। ईआर को क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर दो तरह के होते हैं भाई, एक तो भाई एसईआर और दूसरा होता है भाई आरईआर। एसईआर सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एस। तो ईआर भाई दो तरह के होते हैं, ज्यादातर तुम देखोगे न्यूक्लियस के चारों तरफ भाई ये ईआर रहते हैं भाई। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःद्रव्य जलिका, और एक आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतरी द्रव्य जलिका। अब इन दोनों का अलग अलग काम होता है भाई, ठीक है। रफ आरईआर जो है, आरईआर बनाते हैं प्रोटीन। क्या बनाते हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है राइबोसोम्स। आरईआर के अंदर क्या होता है? राइबोसोम्स, और वो क्या बनाएंगे बेटा? प्रोटीन। एसईआर बनाता है बेटा लिपिड्स, और क्या बनाता है साथ में? फैट। सुनो भाई, एसईआर जो है, एसईआर बनाएगा लिपिड्स फैट, ठीक है, और आरईआर क्या बनाएगा? राइबोसोम्स होते हैं, इसके अंदर क्या बनाएगा? प्रोटीन, ठीक है। एक तरह से एसईआर को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल, ठीक है, मतलब कि रसोई घर सेल का। कौन है वो? एसईआर। अब ये दोनों मिलके देखो भाई, लिपिड और प्रोटीन मिलके क्या बनाएंगे? लिपिड और प्रोटीन मिलके क्या बनाएंगे बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन की बनी होते हैं। क्लियर है चीज? चलो इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद भैया और कौन सा पार्ट रह गया भाई अपना? हाँ ये भैया रह गया, ये गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस को भाई गोल्गी उपकरण भी बोलते हैं भाई। अब गोल्गी अपरेटस का मेन काम क्या होता है भाई? ठीक है, ये जो है ईआर ने जो भी चीजें बनाई है भाई, ठीक है, उनको पैकेजिंग का काम करता है। क्या करता है? पैकेजिंग का काम। मतलब कि भाई जो इसने बनाया है भाई चीजों को, जो ठीक है, उनको पैकेज कर देता है, मतलब ये इकट्ठा कर देता है, और साथ में डिस्पैच भी करता है भाई। डिस्पैच मतलब कि खोल भी देता है भाई, ठीक है। जो गोल्गी अपरेटस है बेटा वो मूव करता है सेल के अंदर, मूव कर सकता है। गोल्गी अपरेटस सेल के अंदर मूव कर सकता है भाई, ठीक है। ये क्या करता है? ईआर ने जो भी सब्सटेंसेस बनाए उनको पैकेज करता है, इकट्ठा करता है और डिस्पैच करता है भाई, खोल देता है भाई, ठीक है। साथ में ये एक चीज और बनाता है जिसको बोला जाता है लाइसोसोम्स। सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स बनते हैं वो किसके हेल्प से बनते हैं? गोल्गी अपरेटस के हेल्प से बनते हैं भाई। क्लियर है इतनी चीज? तो ये जो है वो गोल्गी अपरेटस है भाई। अगर गोल्गी अपरेटस सेल के अंदर ना हो तो क्या होगा भाई? लाइसोसोम नहीं बन पाएंगे भाई। साथ में भाई जो ईआर ने जो भी सब्सटेंस बनाया उसको पैकेज और डिस्पैच नहीं कर पाएगा भाई। क्लियर है? ज्यादातर तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के भाई, अगर ये ना हो तो क्या होगा भाई? जो उसके काम है ना वो बता दो, वो नहीं हो पाएंगे। हो गया भाई क्वेश्चन पूरा। उसके बाद अब ये छोटे छोटे जो तुम देख पा रहे हो भाई, ठीक है, जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है वैक्यूल्स। वैसे इसमें भाई ढंग से बना ही नहीं हुआ, मैं बना देता हूं भाई। अब ये है बेटा वैक्यूल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं रसधानियां। अब भाई बात करते हैं आगे, समझो भाई। अब जो वैक्यूल्स होता है भाई रसधानियां, ठीक है, ये भाई ये कौन सी सेल है? एनिमल सेल है। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं, ठीक है, मगर प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं कि आधे से ज्यादा सेल को भाई वैक्यूल्स कवर करके रखते हैं। क्लियर है इतनी चीज? तो वैक्यूल्स का मेन काम क्या होता है भाई? ठीक है, ये इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ना वो स्टोर रहता है, जैसे पानी भाई, खाना, ठीक है, कुछ भाई हॉर्मोन्स, वो किस में स्टोर रहते हैं? वैक्यूल्स के अंदर। एनिमल सेल में जंतु कोशिका में वैक्यूल छोटे होते हैं,
ठीक है। और प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि भाई 70 to 80% जो एरिया है जो है ना वो वैक्यूल्स बना के रखते हैं, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है भाई, फूड को स्टोर करके रखना भाई वैक्यूल्स का काम है। इसके अंदर कुछ हार्मोन्स भी होते हैं भाई जो स्टोर होते हैं, ठीक है, और भाई वाटर स्टोर होता है, तो ये काम होता है भाई। क्लियर है इतनी चीज। अब इसके बाद भाई एक और चीज रहेगी भाई, अब सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं भाई। क्या, सेल डिवीजन। अब लास्ट टॉपिक है भाई ये, ध्यान से सुनोगे, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अब सेल डिवीजन दो तरह का होता है भाई, एक तो बोला जाता है मिटोसिस और एक बोला जाता है भाई मायोसिस। मिटोसिस और मायोसिस, क्या होता है, माइटोसिस और मायोसिस। बोलो, मिटोसिस में गलत बोल रहा हूँ, माइटोसिस और मायोसिस, माइटोसिस और मायोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है भाई, समझो। जब सेल, अब भाई तुमने देखा होगा जब एक बच्चा पैदा होता है भाई, छोटा सा होता है, 2 से 2.5 किलो का भाई, ठीक है, और कितने का होता है, सर सेल अब भाई जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तुमने देखा होगा लगभग भाई इंसान का बच्चा वो 2 से 2.5 किलो के या 3 किलो के अराउंड होता है, 2 से 3 किलो के बीच में लगभग। तुम देखते हो भाई धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है भाई, जैसे मैं अब 28 साल में इतना बड़ा हो गया। अब मेरी जो बॉडी है उसमें जो सेल डिवीजन, अब देखो भाई कोई भी चीज बड़ी हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसमें नए सेल आ रहे हैं, है ना, नए सेल आ रहे हैं ना। अब नए सेल आ रहे हैं वो किसकी वजह से होता है बेटा, माइटोसिस की वजह से। किसकी वजह से, माइटोसिस। और दूसरा होता है बेटा मायोसिस। अब क्या असरता है, क्या बात होगी, घनी देर हो गई बेटा, तुम दोनों ने कई देर से नोटिस कर रहा हूं मैं खुद बता रहा हूं, थर दोनों आगे हरकत है। तो भाई सेल डिवीजन जो है, कोशिका विभाजन दो तरह का हो जाएगा भाई, एक तो माइटोसिस और एक मायोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जैसे भाई अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बच्चा पैदा हुआ भाई, वो 2-2.5 किलो का होता है, 3 किलो का होता है भाई लगभग। वो धीरे धीरे भाई अब जो है हम 50-60 किलो के हो जाते हैं भाई। अब इसमें क्या है बेटा, हमारा शरीर बड़ा हो रहा है, शरीर बड़ा हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें नए सेल आ रहे हैं। जो नए सेल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं बेटा, वो माइटोसिस से आ रहे हैं। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल, एक कोशिका जो है वो टूट के 2 कोशिकाओं में बन जाती है भाई। किस में बन जाती है, 2 कोशिका में भाई। फिर 2 कोशिकाएं आगे बड़ी होकर किस में टूट जाएंगी, 4 कोशिका में। फिर 4 कोशिका कितने में टूट जाएंगे, 8 कोशिका में। अब ये जो सेल डिवीजन हो रहा है जिसमें बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, वो कौन होता है, माइटोसिस। ठीक है भाई। दूसरी तरह का सेल डिवीजन होता है बेटा जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, किसमें, रिप्रोडक्शन में। ये हेल्प करेगा बेटा रिप्रोडक्शन में, मायोसिस। और ये मायोसिस किसमें हेल्प करेगा बेटा, ग्रोथ में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रोथ में कौन सा सेल डिवीजन हेल्प करेगा, माइटोसिस। रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में कौन सा हेल्प करेगा बेटा, मायोसिस। माइटोसिस में 2 पार्ट टूटते हैं, कितने में, 2 पार्ट, एक कोशिका 2 कोशिकाओं में टूट जाता है भाई। और मायोसिस में एक कोशिका जो है वो 4 में टूट जाती है, कितने में, 4 में। तो एक कोशिका मायोसिस में, किसमें, मायोसिस में एक कोशिका कितने कोशिकाओं में टूट जाती है, 4 में। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे भाई लगभग आप लोगों का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो भाई अब आगे बात करते हैं भाई। ये चैप्टर भाई आप लोगों का पूरा खत्म हो गया। हमने अभी छोटे छोटे सेल्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। हालांकि भैया डिटेल वीडियो नहीं था, मतलब कि भाई हाँ ये जो है बेटा डिटेल क्लास नहीं थी, क्योंकि इसमें भाई हमने ऊपर से पढ़ा है। ठीक है भाई, तो ऐसा करो इसको भाई, नोट्स जो है ना तुम्हारे पास है ना, ठीक है, नोट्स में से इसको याद कर लेना भाई। और जिसके पास नहीं है वो भाई
शिक्षा प्लस ऐप से डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। सर सेट्री सो बताएंगे।